नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, यूँ तो इंटरनेट की दुनिया में वीडियोस काफ़ी आते और काफ़ी जाते रहते हैं। दो सवा दो साल के समय में ही अपने चैनल पे जो है वो 1500 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है, मैं समझता हूँ उन सभी वीडियो में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल है वो ये होने वाला है। अब इसके पीछे रीज़न जो है वो आपको समझ आ गया होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ज्वाइनिंग में कितना समय देते हैं, उस टाइम आपको सैलरी क्या मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड जो है उसमें, या फिर इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कुछ रूल्स रहेंगे, वो सारी बातें आज हम लोग इस पीडीएफ के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या बनना चाहते हैं या गेस्ट फैकल्टी भी हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और भविष्य में भी अगर आपको कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अगर करनी है, अभी आप 12th करके निकले हो, बीएससी करके निकले हो, बीए करके निकले हो, बीकॉम करके निकले हो, ग्रेजुएट हो के निकले हो, सोच रहे हो कभी 4-5 साल लगेंगे, तो भी मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए एक ड्रीम वीडियो की तरह होने वाला है। क्योंकि हर अभ्यर्थी, मैं समझता हूँ, जो टीचिंग लाइन में होता है वो अंततः अगर वो टीचिंग के प्रति, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा जागरूक है और आगे बढ़ना चाहता है अपने कैरियर में, तो अंततः उसके माइंड में एक ही लक्ष्य रहता है, वो ये होता है कि एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले, एक दिन मुझे ज्वाइनिंग ऑर्डर मिले असिस्टेंट प्रोफेसर के। देखिए, ये जो पीडीएफ है ये ओरिजिनली कभी किसी वेबसाइट पे जारी नहीं किया जाता। ये पर्सनली जो है आयुक्तालय के द्वारा कॉलेज को भेजा जाता है। आयुक्तालय के द्वारा जो है किसी महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको ईमेल आईडी से जो है वो भेजा जाता है। तो ये आप कभी भी किसी वेबसाइट पे नहीं देख पाओगे। ये कॉलेज की, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से व्यक्तिशः जैसे उपस्थित होकर हम कोई फॉर्म जमा करवाते हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसी प्रकार की ये चीज़ें हैं, ये सार्वजनिक नहीं की जाती। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने मित्र और सहायक आचार्य अशोक जी का, जिन्होंने ये पीडीएफ मेरे साथ शेयर की, साझा की, जिसके बेसिस पे हम लोग इस पे जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पंजाबी विषय है जिसमें 2 पद थे, उसके ये ज्वाइनिंग ऑर्डर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये दिनांक दिखेगी कि किस तारीख को ये जारी किया हुआ है। और उसके बाद उन 2 अभ्यर्थियों के इनाम, या फिर 50-60 या 125 मैक्सिमम जो बिजनेस हेड में है, इतने अभ्यर्थी होते हैं, तो उनके फ़ोटो भी आगे लगे होते हैं। देखिए, अमूमन आप देखोगे 3rd ग्रेड का जो अपने पूरी लिस्ट होती है सिलेक्शन की, तो उसमें फ़ोटो नहीं दिया होता। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में भी फ़ोटोज़ के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कॉलेज लेक्चरशिप में फ़ोटोज़ आपके सामने लगे मिलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परिवीक्षा काल के लिए कार्यग्रहण तिथि से वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 26/9/2018 के अनुसार मासिक स्थिर परिलाभ ₹40,000 प्रति महीने देय होगा। यह परिलाभ माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी राजस्थान बनाम गोपाल कुमावत के जो है निर्णय के अधीन रहेगा। अब देखिए, 40,000 पर मंथ इनको जो है वो पर मंथ मिलेंगे। 28,000 3rd ग्रेड को मिला करते हैं, तो आप सोचिए कि 12,000 का डिफरेंस है बीच में। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तो आते ही हैं। और अब देखिए, अब कई सारे बच्चे इसमें सोचेंगे सर 40,000 ही मिल रहे हैं तो फिर तो 3rd ग्रेड की जॉब ही कर लें। तो साहब, 40,000 आपको 3rd ग्रेड में परमानेंट होने के बाद मिलेंगे, और यहाँ परमानेंट होने के बाद आपको 65,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए वैल्यूएशन देखो, जब 3rd ग्रेड की भर्ती आती है तो 20, 30, 40, 50,000 लोग टीचर बन जाते हैं, और जब कॉलेज लेक्चरशिप की आती है तो 50,000 छोड़ो, 5,000 भी नहीं बनते, 1,000 भी नहीं बनते, 918 ही बनते हैं। तो आप इसकी वैल्यूएशन जरूर समझिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा कि परिवीक्षा काल यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड है, इसमें एक प्रश्न देखिए और है कि 2 साल का होता है या 1 साल। तो देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार कमेंट में बताया था कि 2 साल का होता है, लेकिन एक आध अभ्यर्थी ऐसे थे जो कह रहे नहीं साल का होता है, मुझे उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, तो मैंने तभी स्पष्ट कर दिया था। मैंने कहा 2 साल का होता है। आप चाहे 3rd ग्रेड बनो, 2nd ग्रेड बनो, 1st ग्रेड बनो या कॉलेज लेक्चरर बनो, आपको जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो 2 साल का रहता है। अब इसमें भी एक फैक्ट ये है कि अगर आप पहले से जॉब में हो, जैसे आप 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, उसके बाद अगर आप कॉलेज लेक्चरशिप में आते हो और 2 साल का प्रोबेशन पूरा करके आते हो, तो फिर आपको प्रोबेशन दोबारा से पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप एक ही सरकार में कई सारी नौकरी लेते हो, तो उसमें प्रोबेशन आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है।
और बात करें केंद्र सरकार की तो उसमें प्रोबेशन पीरियड होता ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट जब आप नौकरी लगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, जिस दिन ज्वाइनिंग मिली, तो बस उसके बाद सीधी आपकी पूरी फुल सैलरी मिलेगी, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसमें कोई प्रोबेशन या परिवीक्षा काल वगैरह नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2 साल उन्हीं के लिए हैं जो बेरोजगार से रोजगार में आए हैं। एक बार प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं तो आप सरकार की उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहां सरकार को आप पर भरोसा है कि हाँ आप अच्छे से काम करेंगे, तो दोबारा पूरे करने की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए आगे क्या लिखा है कि परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य भत्ते वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे, तो न तो इनकी पेमेंट बढ़ेगी, न ही इनको कोई भत्ते वगैरह मिलेंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार दिए होंगे। हाँ, अवकाश वगैरह जो है वो थोड़े बहुत मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेन जो पेमेंट वगैरह इंक्रीज होगा वो 2 साल के बाद होगा। परिवीक्षा काल में स्थिर परिलाभों में से जीपीएफ की कटौती संबंधित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों और शर्तों के अनुसार रहेगी, तो न तो इसमें कोई ज़्यादा पैसा मिलता है, न ही पैसा ज़्यादा जाता है। अब देखिए, उक्त अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों का कार्य और आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त कर दिया जाएगा। तो परमानेंट वाले भी जो होते हैं वो 2 साल तक गेस्ट फैकल्टी की तरह होते हैं, कभी भी उन्हें भेजा जा सकता है, बट हाँ उनको किसी और के विरुद्ध नहीं, स्वयं के विरुद्ध ही जो है वो भेजा जा सकता है, मतलब खुद कोई गलती करेंगे तभी उनको घर भेजा जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, 2 वर्ष का परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें वित्त नियम अनुभाग विभाग के अधिसूचना के दिनांक 26/9/2018 के नियम 13 अनुसूची 2 के अनुसार सहायक आचार्य हेतु वेतनमान 15,639 ग्रेड पे 6,000 देय होगा तथा सफलतापूर्वक परिवीक्षा की समाप्ति पर इनका उक्त वेतन लेवल में न्यूनतम मूल वेतन ₹57,700 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। जिसका मतलब यही है कि 57,700 आपका जो बेसिक पे, माफ कीजिए, बेसिक पे है वो आपको मिलेगा, और उस बेसिक पे के साथ बहुत सारे भत्ते वगैरह आपको मिलते हैं, ग्रेड पे मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो एचआर है वो मिलता है आपको, बहुत सारी और चीज़ें, जैसे उसमें ये भी एक, जैसे कई बार कहते हैं कि बड़े शहरों में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, छोटे शहरों का थोड़ा कम रहता है, और ये तो खैर हर नौकरी में चीज़ें होती है। तो कुल मिला के ये है कि आपके जो बैंक अकाउंट में जो पर मंथ सैलरी आएगी 2 साल पूरे करने के बाद वो 65 से 70 हज़ार के बीच में होने वाली। हाँ, उसमें आप जो कटौती वाला जो मापदंड चुनते हैं तो उसके अनुसार जो आपकी थोड़ी बहुत 2-4 हज़ार इधर उधर भी हो सकते हैं, तो मिनिमम ये है कि 2,000 पर डे आपको जो है वो मिल जाएंगे परमानेंट होने पर। अब देखिए आगे क्या है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा के लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश और दिशा निर्देश लागू होंगे। उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्मिक विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो नियम लागू किए जाते हैं वो भी इस पर लागू होंगे। और देखिए, उक्त अभ्यर्थियों को कार्यकरण हेतु यात्रा भत्ता जो देनी होगा, मतलब वो घर से ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो उसके लिए उनको जो किराया नहीं दिया जाएगा, मैं तो कहूँ देना भी क्यों है, किराया तो मिल ही जाएगा, किराया क्या पूरा जिंदगी भर का किराया मिल रहा है उधर। अब देखिए, यह नियुक्ति अधीक्षक चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 1/1/75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कब चाहिए, डीवी के टाइम चाहिए क्या? तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कब है? ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि अब देखो इनकी ज्वाइनिंग हो रही है तो इसीलिए इनको जो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो और यही होता है चाहे 3rd ग्रेड लो, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है जैसे आरपीएससी करता है इसमें, तो उस टाइम आपको जो है ये पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु क्या है, देखिए, उपयुक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन नहीं किया गया है। यह अंतिम यानी कि प्रोविजनल नियुक्ति कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 15/5/2018 की पालना में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पर जारी की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा अटेस्टेशन फॉर्म अंकित कोई सूचना गलत पाए जाने पर अथवा अभ्यर्थी का चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन उचित नहीं पाए जाने पर की स्थिति में अनंतिम नियुक्ति निरस्त की जाएगी, यानी कि प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त कर ली जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इसका क्या मतलब है कि आप एक फॉर्म जमा कराते हो, अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें लिखते हो कि भाई ये जो सारी सूचनाएं मैंने बिल्कुल सही भरी हैं, मेरा चरित्र बिल्कुल सही है, पुलिस वेरिफिकेशन मेरा ओरिजिनल है, हेल्थ
हेल्थ चेकअप मेरा बिल्कुल सही है। तो जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सारे ओरिजिनल है। अगर उसमें से कोई भी फेक, त्रुटिपूर्ण या जाली दस्तावेज पाया गया तो उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारी क्या होगी, नौकरी जाएगी और साथ ही साथ उनको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। तो गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देनी है, इस पंक्ति का मतलब यही है। अब देखिए अगला बिंदु क्या बोल रहा है कि जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दिए होंगे, परंतु पद स्थापन पर कार्य ग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश और गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो मतलब ये है कि उनको देने होंगे डॉक्यूमेंट्स कि हाँ मेरा पिछला कुछ बाकी नहीं है और बिल्कुल मुझे वहाँ से कार्य मुक्त कर दिया गया, इसीलिए मैं इधर ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। तो ये भी होता है, ये ट्रांसफ़र में भी होता है। जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ट्रांसफ़र होता है तो पिछले कॉलेज से ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस कॉलेज में भेजे जाते हैं कि इनका उधर कुछ भी बकाया नहीं और हम इनको बिल्कुल रिलीव कर रहे हैं और आप इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो ऐसे उसमें भी होता है। ये तो खैर नई ज्वाइनिंग है तो इसमें तो खैर होना ही है। तो बिल्कुल इनको सारे वेतन भत्ते मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि प्रोबेशन एक ही बार पूरा करना होता है, मतलब सरकारी जवाई से आते हैं देखो तो उनको एक ही बार 4 फेरे लेने होते हैं, एक ही बार उनको मारवाड़ी बोलते हैं चंवरी चढ़ना होता है। तो बार बार थोड़ी ऐसे ये सारी प्रक्रिया होती है। फिर जब भी वो ससुराल आते हैं तो सीधा स्वागत ही होता है उनके लिए, फिर और कुछ नहीं होता। तो यही है बात अपने ओरिजिनल सरकारी नौकरी में भी कि आपको एक ही बार प्रोबेशन पूरा करना है। तो एक बार सरकार ने भरोसे में ले लिया आपको तो क्या बस हाँ अब आप पे विश्वास है तो फिर आप रहोगे विश्वास पात्र जब तक आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर लो। तो ये चीज़ें हैं। तो यही मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि बार बार प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होता है और पहले से राज्य सेवा में कार्यरत, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, तो उन्हें जो है वो वेतन भत्ते सब कुछ मिलेगा, मतलब फुल ऑन वो शुरुआत से परमानेंट हो जाएंगे। आगे देखिए, उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी। प्रोबेशन का मतलब यही होता है। और जो डीवी आपने करवाया आरपीएससी में जाकर, अजमेर जाकर, वही आपको सेम या प्रिंसिपल के समक्ष करवाना है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती क्योंकि आरपीएससी जिसको प्रूव करके भेज दे एग्ज़ाम वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, तो फिर प्रिंसिपल उनको नहीं रोकते। तो ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने ओरिजिनल। और उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है। तो जो भी एडमिट कार्ड में है, जो भी रिजल्ट में है, मार्कशीट में है, और विशेषकर 10th से शुरू होकर आगे पीजी तक, तो वो सब सेम होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे जो है इनकी एज मानी जानी चाहिए 21 से 40 के बीच में, और उसके आधार पर जो इनको ज्वाइनिंग दी जाती है। अब देखिए, चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा। देखिए, अब कोई व्यक्ति, जैसे अब इनको टाइम दिया गया था लगभग 3 सप्ताह का, मतलब 21 दिन का या मोटा मोटी 20 दिन मान लीजिए। अब 20 दिन के समय में इन्होंने जैसे किसी ने 1 दिन में ज्वाइनिंग कर ली, किसी ने 20वें दिन लास्ट में ज्वाइनिंग की है, तो उस बेसिस पे इनको सीनियर या फिर जूनियर नहीं माना जाएगा। इनको सीनियर या जूनियर माना जाएगा मेरिट के बेस पे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिख दी है। अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों को ये चीज़ पता नहीं होती। तो देखिए, जो मेरिट है वही डिसाइड करती है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। जो अपर होगा उसको सीनियर के बेसिस पे आगे माना जाएगा और जो पीछे होगा उसको जूनियर माना जाएगा, उसको कनिष्ठ माना जाएगा। तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप चाहे ज्वाइन कभी भी करो, इससे ऐसे नहीं है कि आपने दूसरे दिन ज्वाइन कर ली तो आप सीनियर हो जाओगे, कोई 20वें दिन ज्वाइन करता है तो जूनियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरिट जो है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं, आपकी चॉइस मानी जाती है और उसी के बेसिस पे आपको जो है सीनियर जूनियर माना जाता है। अगला बिंदु देखिए, उपयुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 17/8/2022, आज बिल्कुल 17/8 है यानी कि 17 अगस्त है, और इस तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात अधो हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इससे पहले ही जो है ज्वाइन कर लो। कई बार लोग मुहूर्त देखते हैं, कब करें कब नहीं करें, शगुन अच्छे होंगे तब करें, ऐसा मत देखो। शगुन तो आपके अच्छे हैं, मुहूर्त तो आपके पक्ष में है, तभी आपका इधर नंबर आया है, नहीं तो हज़ारों अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, साहब नंबर नहीं आता। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। और देखिए, ये जो 17 तक का टाइमिंग था, देखो अगर 26 जुलाई से हम 17 माने तो 17 दिन तो इस महीने के अगस्त के हो गए और लगभग 4-5 दिन वो हो गए, तो 20, 21, 22 दिन लगभग देते हैं इसमें। आप मोटा मोटी 3 सप्ताह इसमें मान सकते हो, 3 सप्ताह की ज्वाइनिंग का टाइम देते हैं। VSY में जो अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं उसमें तो 3 दिन का ही देते हैं, 3 या 5 दिन का देते हैं, और इसमें तो साहब 3 सप्ताह का देते हैं। और बिल्कुल लकीएस्ट पर्सन
पर्सन एवर आई थिंक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एक दिन आपकी ही ऐसी PDF पर हम कभी कोई बात करें और जिसमें आपका फ़ोटो हो, आपका नाम हो, नीचे आप कमेंट भी करो, तो देखो बस इससे क्या खुशी की बात हो सकती है। तो यही कुछ अपडेट थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 22 के लिए आपको जो है देनी थी। और कोशिश आप ये करें, मेहनत आप ऐसी करेंगे, एक दिन ऐसी एक PDF में आपका नाम हो, आपका फ़ोटो हो, आपका पता हो, पिताजी का नाम हो, तो मैं समझता हूँ कि वही सबसे बड़ा खुशी का पल होगा। तो बस इससे आप थोड़ा मोटिवेटेड रहना कि बिल्कुल आने वाले समय में ऐसी एक PDF में आपका भी नाम आने वाला है जो आयुक्तालय जारी करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।